हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी तक हमने एफ आई बी कॉम के अंदर ब्रांच अकाउंटिंग स्टार्ट किया था। ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर ऑलरेडी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है और दो सम भी कंप्लीट हो चुके हैं। एक सम मैंने नॉर्मल वाला करवाया था जब कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस दोनों सेम हो। एक सम मैंने कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस दोनों डिफरेंट हो तो कैसे करते हैं हम, लोडिंग कैसे इफेक्ट देते हैं, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आज भी उसी टाइप का एक एग्जामिनेशन में पूछा गया सम हम स्टार्ट करेंगे, जिसकी प्रैक्टिस से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनेशन में वो किस टाइप के सम पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सम को। भावना ट्रेडर्स ऑफ नवसारी हैज अ ब्रांच इन बिल्लीमोरा। एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच इन इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्लस 25%। मैंने बोला था कॉस्ट प्लस 25% हो, जिसके ऊपर परसेंटेज ऐड करने को बोले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट को 100 एज्यूम कर लेना है। जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देख लो, कॉस्ट को मैंने 100 एज्यूम किया है, लोडिंग 25 है तो इनवॉइस प्राइस 125 हो जाएगी। डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एंड एज वेल एज ऑन क्रेडिट। कैश और क्रेडिट दोनों पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ऑल ऑल कैश कलेक्शन बाय ब्रांच आर टू बी रेमिटेड टू द नवसारी एचओ। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय एचओ। ये भी उन्होंने बोल दिया है। देखो, जितने भी कैश सेल्स किया है, क्रेडिट सेल किया, जितने पैसे आते हैं ना, वो सारे पैसे एचओ को भेज देते हैं। मतलब ये डिपेंडेंट ब्रांच है अल्टीमेटली, और जितने भी खर्चा करती है ब्रांच, एचओ उसके लिए पैसे देती है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ब्रांच प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच रेडी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया था प्रीवियस सम के अंदर, वही चीज प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे भी मैंने ब्रांच अकाउंट को ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है। ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट। इस नॉर्मली इतने टाइप के अकाउंट की आपको जरूरत होती है, ठीक है। अब उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, द फॉलोइंग इज द पर्टिकुलर ऑफ बिल्ली मोरा ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। बोला उन्होंने स्टॉक इनवॉइस प्राइस बोला है, स्टॉक स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपका यहाँ पे स्टॉक इनवॉइस प्राइस के ऊपर है तो फिर इन दैट सिनेरियो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लोडिंग लोडिंग उसका दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो दिखा देंगे। कितने कितने अकाउंट बनाने जरूरी है तो उन्होंने बोल दिया, देखो डेटर्स, पेटी कैश एंड फर्नीचर, ये तीनों अकाउंट मैंने बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रांच डेटर्स मेथड स्टार्ट करते हैं। डेटर्स मेथड में जो जो इन्फॉर्मेशन जरूरी है तो वो पुटअप करना स्टार्ट करते हैं। नीचे सारे उन्होंने ट्रांजेक्शन लिखे हुए हैं। ट्रांजेक्शन की तो इफेक्ट हम क्या करते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसकी इंपैक्ट देते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इंपैक्ट देना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या बोला है, ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करो। तो ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ब्रांच अकाउंट के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सबसे पहले क्या आता है, डेबिट साइड के ऊपर एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आता है। ठीक है, तो वो सारे ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं, डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड के ऊपर स्टॉक लिख देते हैं। अब स्टॉक हालांकि है, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि इनवॉइस प्राइस पे होता है। तो स्टॉक लिख देते हैं ब्रैकेट में, इनवॉइस प्राइस 90,000। जैसे ही आप इनवॉइस प्राइस लिखते हो ना, तो आपको ऑपोजिट साइड के ऊपर उसका लोडिंग लिखना बहुत ही जरूरी है। तो लोडिंग लिख देते हैं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ब्रैकेट कर दो यहाँ पे 90,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125। दैट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला गया है, देखो ये इनवॉइस प्राइस है, उसके सामने आप 90,000 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्योंकि इनवॉइस प्राइस है तो 25 का लोडिंग इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, इसी वजह से मैंने 25 डिवाइड बाय 125 किया। तो कितने आएंगे, 18,000। 18,000 लिख देते हैं, डन। ये हमारा लोडिंग का इफेक्ट हो गया है। जब जब इनवॉइस प्राइस पे होगा स्टॉक, उसके सामने आपको लोडिंग लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेटर, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है ही नहीं, तो डेटर्स का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, पर फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देता हूँ। ओपनिंग बैलेंस में अभी ब्रैकेट, ओपनिंग बैलेंस जो है हमें फाइंड आउट करना है, तो वहां पे मैं सिर्फ टेम्पररीली क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है, देखो वो भी मैं ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ और टेम्पररीली क्वेश्चन मार्क कर दूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टेम्पररीली क्वेश्चन मार्क। एंड फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस टेम्पररीली क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो ओके। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, ये क्लोजिंग बैलेंस हम लास्ट में लिख देंगे। अब पहले ट्रांजेक्शन पे जाते। ट्रांजेक्शन क्या बोला है, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने बोला है सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच, इनवॉइस प्राइस 12 लाख। हमने गुड्स सेंड किए ब्रांच को, 12 लाख रुपए का गुड्स सेंड किया, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जब कभी भी आप डेटर्स मेथड में ब्रांच को गुड्स सेंड करते हो तो, अब यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं है, पर उसके लिए ओपनिंग बैलेंस में इंफॉर्मेशन तो लिख दूं यहाँ पे सिर्फ। तो डेटर्स है, पेटी कैश है, जब भी हमें अमाउंट मिलेगा तो मैं उसका इंफॉर्मेशन लिख दूंगा, फर्नीचर। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन मैं लिख देता हूँ। इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस। देखो ये क्या लिखा मैंने, उन्होंने बोला है कि
जब उन्होंने बोला कि गुड सेंड टू ब्रांच, 12 लाख रुपए का गुड सेंड किया, तो 12 लाख रुपए हम क्या करते हैं, ब्रांच की डेबिट पे लिखते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख रुपए लिख देते हैं कि भाई गुड सेंड किया। अब जैसे ही इनवॉइस प्राइस दिखाना, तो उसकी ऑपोजिट साइड पे सेम अकाउंट लिख दो, लोडिंग, सिंपल, बाय गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लोडिंग। लोडिंग का अमाउंट कैसा आएगा, ये इनवॉइस प्राइस है, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125 करना है, तो लोडिंग का अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। आई होप सो मैं क्लियर हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न आए तो मैंने क्या बोला था, उल्टी एंट्री करते हैं, रिवर्स एंट्री। तो ब्रांच इज द गिवर, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, रिवर्स एंट्री, लेकिन ब्रैकेट में इनवॉइस प्राइस है, इतना गुड्स हमारे किसके पास वापस आ गया, ये 80,000 रुपए का गुड्स वापस एचओ के पास आ गया, पर ये इनवॉइस प्राइस है, तो हमें इसके अंदर लोडिंग लिखना पड़ेगा। तो ऑपोजिट साइड पे लोडिंग लिख देते हैं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रैकेट में लोडिंग। लोडिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 125, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, दैट वुड बी लोडिंग। तो 16,000 रुपए का लोडिंग यहाँ पे आ जाएगा, तो 16,000 रुपए लिख देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, सेल्स। सेल्स उन्होंने बोला है, देखो टोटल सेल्स यहाँ पे देख लो एक बारी, उन्होंने बोला है कि टोटल सेल्स 14,56,000 है, कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल। जिस चीज के ऊपर परसेंटेज बोले ना, उसको 100 अज्यूम कर लो। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, मैं वर्किंग बना देता हूँ, यहाँ पे टेम्पररीली वर्किंग यहाँ पे शो कर देता हूँ जो आपको बनानी है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, सपोज उन्होंने बोला है क्रेडिट सेल्स का 40% है कैश सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 100। जिस चीज के ऊपर परसेंटेज बोले उस चीज को आपको 100 अज्यूम कर लेना है। क्रेडिट सेल्स 100 है, कैश सेल्स लिख देते हैं भाई, कैश सेल्स है मेरा 40, तो टोटल सेल्स कितना आ जाएगा, 140। सिंपल, टोटल सेल्स आपका 140 होगा, 140 के सामने है 14,56,000, है 14,56,000। अब हमें दोनों का बाइफर्केशन मिल जाएगा, क्योंकि उन्होंने टोटल सेल्स दिया, तो दोनों का बाइफर्केशन हमें मिल जाएगा कि 140 पे 14,60,000, तो 40 पे कितना और 100 पे कितना, तो कर लेते हैं 14,56,000 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 140, दैट विल बी 4,16,000। 4,16,000 का आपका क्या हो जाएगा, कैश सेल्स होगा। 14,56,000 में से माइनस ही कर देंगे 4,16,000, दैट वुड बी 10,40,000, ये आपका क्रेडिट सेल हो जाएगा। ये दोनों चीज की इफेक्ट करनी पड़ेगी। जब कभी भी मैंने बोला है आपको कि अगर कैश होगा, आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल यहाँ पे क्रेडिट साइड पे हम लिख देते हैं कि बाय कैश। बाय कैश में हम क्या लिखते हैं, तीन चीजें आती है, जितने कैश ब्रांच एचओ को भेजते हैं वो तीन चीज आती है। कौन सी तीन चीज आती है, एक तो आता है कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, डेटर के पास से जितना पैसा मिलता है वो, एंड बैड बैड डेट रिकवर, ये तीन चीजें आती है। सिंपल है, कैश सेल्स पहले लिख देते हैं, कैश सेल्स कितने का हुआ है, 4,16,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैं 4,16,000 लिख देता हूँ कैश सेल्स। कैश सेल्स का तो पैसा ब्रांच एचओ को भेज देगी। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, अभी कलेक्शन फ्रॉम डेटर नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट सेल की एंट्री तो होती है ना, क्रेडिट सेल की एंट्री तो होगी। क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स। तो जब कभी भी क्रेडिट सेल हम करते हैं, तो वो ब्रांच और डेटर के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ, हम ब्रांच अकाउंट में ऐसे ही ट्रांजेक्शन लिखते हैं जो ब्रांच और एचओ के बीच में हो, तो हम डेटर अकाउंट की डेबिट पे जाएंगे, डेटर टू सेल्स लिख देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल लिखूंगा यहाँ पे। कितना सेल्स हुआ, टू सेल्स अकाउंट 10,40,000, 10,40,000 रुपीज का मैंने सेल्स किया, किसको, डेटर को। सिंपल है, ओके, इतने रुपए हमने सेल्स किए, डन हो गया। अब उन्होंने बोला है गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने गुड्स रिटर्न किए, अब मैं सम पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, हाँ। अब उन्होंने बोला है कि डेटर ने गुड्स रिटर्न किए, तो डेटर अगर गुड्स रिटर्न करेगा तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। सेल्स रिटर्न हम क्या करेंगे, डेटर की क्रेडिट पे लिख देंगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, कितना आ जाएगा, 20,000। मैंने ये प्रीवियस सम में भी बताया था
कि मैं ये सेल्स रिटर्न, ये सारी चीज जो डेटर के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखूंगा, डेटर के अकाउंट में ही सिर्फ लिखूंगा। ठीक है, तो मैं 20,000 डिस्काउंट गिवन टू डेटर, डिस्काउंट अगर आप डेटर को देते हो तो हमारा खर्चा हो जाता है, तो डिस्काउंट टू डेटर आएगा। तो यहाँ पे बाय डिस्काउंट आ जाएगा, बाय डिस्काउंट अकाउंट कितने में आ जाएगा, डिस्काउंट गिवन टू डेटर 5,500, सिंपल है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा समझना। उन्होंने बोला है कि डेटर के पास से आपको 5,80,000 मिले, लेकिन उसके अंदर बेड डेट रिकवर्ड इंक्लूड है। जब कभी भी ऐसा बोले आपको कि डेटर के अंदर बेड डेट रिकवर इंक्लूड है, तो आपको बेड डेट रिकवर का अमाउंट माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पे 5,80,000 जो है ना, उसके अंदर से 5,000 में माइनस कर दूंगा, तो मैं ऐसा समझ लूंगा कि 5,75,000 मुझे मिले हैं डेटर के पास से। बाकी के 5,000 बेड डेट रिकवर है। जो बेड डेट रिकवर मैंने आपको बोला है, यहाँ पे कैश अकाउंट में, ब्रांच अकाउंट में जो कैश अकाउंट है वहां पे मैंने बेड डेट रिकवर लिखा है, वहां पे मैं 5,000 डायरेक्टली लिख दूंगा, ये रहा 5,000। सिंपल है, यहाँ पे 5,000 हम लिख देंगे। ओके, डेटर में कितने लिखेंगे कि डेटर के पास से कितने कैश मिले, बाय कैश अकाउंट। डेटर के पास से कितने मिले, 5,80,000 में से -5,000, तो मुझे मिले 5,75,000। तो डेटर के पास से जितने भी पैसे मिले हैं, डेटर के पास से मुझे जितने भी पैसे मिले हैं वो यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर में लिख देते हैं, 5,75,000 रुपीज। डन, 575 मुझे डेटर के पास से मिले, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। ओके, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये तीनों चीज का टोटल कर दूं कैश का, 4,16,000 प्लस 5,75,000 प्लस 5,000, दैट वुड बी 9,96,000। 9,96,000 रुपीज जो है वो आपका कैश अकाउंट में टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जो भी बढ़ते हैं, आगे उन्होंने बोला है पेटी कैश एक्सपेंस 3,750। पेटी कैश का एक्सपेंस हुआ है। पेटी कैश एक्सपेंडिचर होता है ना, वो एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ पेटी कैश के अकाउंट में ही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिट साइड पे बाय एक्सपेंस, कितने रुपए, 3,750। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ब्रांच अकाउंट में सिर्फ तीन चीज आएगी ब्रांच पेटी कैश का, ओपनिंग बैलेंस आएगा, एचओ जो ब्रांच को जितने पैसे पेटी कैश के लिए भेजेगा वो आएगा, एंड क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ये तीन ही चीज आएगी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जितने एक्सपेंस किया वो मैंने लिख दिया 3,750। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि पेटी कैश सेंड टू ब्रांच, 6,000 रुपए भेजे, भेजे तो आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो टू पेटी कैश सेंट। जो हम भेजते हैं ब्रांच को, जो चीज हम भेजते हैं वो ब्रांच की डेबिट पे लिखेंगे, तो टू पेटी कैश सेंट कितने रुपए, 6,000। और जो ब्रांच को 6,000 रुपए बढ़े तो वो यहाँ पे डेबिट पे लिखना पड़ेगा, टू कैश रिसीव। कि पेटी कैश इंक्रीज हुआ, कितने रुपए, 6,000 रुपए से इंक्रीज हुआ, 6,000 रुपए यहाँ पे लिख देते हैं। डन। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है चार्ज टू ब्रांच डेटर्स फॉर इंटरेस्ट। 2,400 रुपए का इंटरेस्ट आपने क्या किया, चार्ज टू ब्रांच डेटर्स, ब्रांच के डेटर्स के पास से आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, ब्रांच डेटर्स के पास से आपने इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप ब्रांच डेटर के पास से इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगी, तो डेटर टू इंटरेस्ट ऐसा आ जाएगा, चार्ज टू ब्रांच डेटर्स फॉर इंटरेस्ट, तो डेटर टू इंटरेस्ट ऐसी एंट्री होती है। तो यहाँ पे डेटर की डेबिट पे टू इंटरेस्ट आएगा, कितने रुपए आ जाएगा, टू इंटरेस्ट 2,400। ओके, 2,400 रुपए आपको टू इंटरेस्ट, डेटर बढ़ जाएगा इंटरेस्ट की वजह से, वो चीज लिखनी है। कैश सेंट बाय डेटर्स डायरेक्ट टू एचओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने क्या बोला है, कैश सेंट बाय डेटर्स डायरेक्ट टू एचओ, ये जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर्स ने डायरेक्टली एचओ को गुड्स भेजा। अब ये थोड़ा समझना यहाँ पे जो बता रहा हूँ, एक होता है हेड ऑफिस, उसके बाद आता है ब्रांच, उसके बाद आता है डेटर। क्रेडिट सेल के लिए डेटर ब्रांच को पैसे देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि डेटर डायरेक्टली एचओ को पैसे दे देता है, तो ये ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको दो पार्ट में ब्रेक कर देना है चीज को। पहले डेटर ने ब्रांच को पैसे दिए ऐसा समझना है, फिर ब्रांच ने एचओ को पैसे दिए ये समझना है। तो पहले डेटर ने ब्रांच को ये 4,21,900 रुपीज दिए ऐसा हम मानते हैं, ठीक है। तो 4,21,900 रुपीज अगर मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। तो डेटर अकाउंट की क्रेडिट पे बाय कैश लिख देता हूं,
बाय कैश अकाउंट कितने रुपए लिखेंगे? 4,21,900। 4,21,900। डन। ठीक है, 4,21,900। डन। अब ये कैश जो मिला, जितना भी कलेक्शन होता है डेटर के पास से, वो सारी चीज हमें कहाँ पे लिखनी होती है? ऊपर लिखनी होती है, पर ये तो डायरेक्टली एचओ है, तो हम ये भी चीज लिख देंगे। सबको दो पार्ट में मैंने पहले ब्रेक किया। तो पहले कैश ब्रांच ने एचओ को दिया, अब सॉरी, एच डेटर ने ब्रांच को दिया, अब ये ब्रांच एचओ को ये पैसे देगी, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये पैसे एचओ के पास जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेम्पररीली ये चीज भी ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अब एक और चीज आएगी, एक और कलेक्शन है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर डायरेक्टली। कितने रुपए मिले? 4,21,900। ठीक है, 4,21,900 रुपीज मिले, जो यहाँ पे मुझे टोटल में लिख देने हैं। तो 4,16,000 प्लस 5,75,000 प्लस 5,000 प्लस 4,21,900, दैट वुड बी 14,17,900। ये चीज आ जाएगी। कैश भी हमने रिसीव कर दिया, उसकी भी एंट्री हो गई, डायरेक्टली भी हो गया। ओके, अब उन्होंने बोला है एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। हेड ऑफिस ने एक्सपेंडिचर पे किए, ये यहाँ पे लिखा है उन्होंने, देखो हेड ऑफिस ने एक्सपेंडिचर कितने पे किए। तो जितने जितने हेड ऑफिस ने एक्सपेंडिचर पे किए होंगे, वो हमें सारे कंसिडर करने पड़ेंगे। हेड ऑफिस ने एक्सपेंडिचर के लिए कितने पैसे भेजे, वो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जितनी चीजें लिखी हुई है, वो सारी चीज के लिए उन्होंने पैसे भेजे होंगे। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने बोला हुआ है, उन्होंने बोला कि सैलरी के लिए 16,000, वेजेस के लिए 8,000, रेंट के लिए 12,000 एंड इंश्योरेंस के लिए 18,000 रुपीज उन्होंने भेजे हुए हैं। तो ये सारे का टोटल करना पड़ेगा। अगर एचओ ब्रांच को पैसे भेजेगी, तो कहाँ पे आता है? ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट पे टू कैश अकाउंट लिख देते हैं, जितना खर्चे पे करने के लिए उन्होंने पैसे भेजे। तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ सैलरी, वेजेस, रेंट एंड इंश्योरेंस। ओके, ये सारी चीज लिख देते हैं। भाई सैलरी के लिए बोला है 16,000 रुपए भेजे हैं, 8,000 रुपए वेजेस के लिए भेजे हैं, 12,000 रुपए इसके लिए और 18,000 रुपए इसके लिए। डन। 16,000 रुपीज प्लस 8,000 रुपीज, 12,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, मतलब टोटल 54,000 रुपीज कैश में भेजे हैं एक्सपेंडिचर पे करने के लिए। ठीक है, हो गया, इतने पैसे भेजे। एंड लास्ट में उन्होंने बोला है कि 12% डेप्रीशिएशन माइनस किया है। तो 12% डेप्रीशिएशन माइनस किया, ये रहा, उन्होंने बोला है, देखो राइट ऑफ डेप्रीशिएशन लास्ट में उन्होंने बोला है। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट में उन्होंने बोला है राइट ऑफ डेप्रीशिएशन एट 10%। फर्नीचर के ऊपर डेप्रीशिएशन 10% है, राइट ऑफ 12%, सॉरी 12% डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कोई नहीं। अब जब यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, अब उन्होंने फर्नीचर के बारे में बोल ही दिया है। तो फर्नीचर के बारे में उन्होंने जब भी बोले, तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रीशिएशन लिखते हैं, कि बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, एंड लास्ट में लिखते हैं बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड का अमाउंट उन्होंने दिया है क्या? हाँ देखो, 26,400 रुपए दिया है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस 26,400 दिया है। ठीक है, लिख देते हैं कि 26,400 आपने लिखा हुआ है। तो 26,400 जो भी है, तो 26,400 रुपीज हम कंसिडर करते हैं। और 26,400 क्या होगा? आफ्टर डेप्रीशिएशन हो। अगर आफ्टर डेप्रीशिएशन हो, तो हम क्या करते हैं? ये 100 में से डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद वाला अमाउंट है। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं? कॉस्ट, जो डेप्रीशिएशन से पहले वाली चीज होती है, उसको 100 अज्यूम करूं। 12 रुपए का डेप्रीशिएशन है, तो डब्ल्यू कितने रुपए होगा? लास्ट 26,400 जो भी होगा, वो 88 पे होगा। तो 88 लिख देते हैं, 88 के सामने 26,400, तो 100 के सामने कितना? ओपनिंग कितना होगा, तब जाके 26,400 होगा। तो 26,400 रुपीज इन 200,
डिवाइडेड बाय 88 अगर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर 30,000 होगा, उसके ऊपर आपने 30,000 के ऊपर 12% का डेप्रीशिएशन लगाया होगा, दैट इज 3600 का डेप्रीशिएशन लगाया होगा, तब जाके आपका बैलेंस 26,400 बचा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 30,000 से क्लोज कर देंगे हमारे फर्नीचर अकाउंट को। अब फर्नीचर की जहां जहां पे इंपैक्ट आती है वो लिख देते हैं। हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग लिखते हैं फर्नीचर का, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों जगह पे लिख देते हैं। ओपनिंग कहाँ पे लिखेंगे, ये रहा ओपनिंग का ऑलरेडी 30,000 यहाँ पे जगह बची हुई है, और यहाँ पे क्रेडिट पे भी लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस, जितने भी एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस है। स्टॉक का भी लिख देते हैं, स्टॉक है, यहाँ पे मैं फर्नीचर लिख देता हूँ। फर्नीचर का हम क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ही लिखते हैं, 26,400 लिख देते हैं। डन है, हम इतना ही करते हैं। ओके, तो फर्नीचर एंड सारी चीजें हो गई, जितनी चीज उन्होंने दी थी उसके हिसाब से कर दिया। अब क्लोजिंग बैलेंस की बारी है। क्लोजिंग बैलेंस में स्टॉक है, स्टॉक का 1,60,000 लिख देता हूँ। ये इनवॉइस प्राइस है, मैंने बताया था अगर इनवॉइस प्राइस होता है तो आपको क्या करना होता है, ऑपोजिट साइड पे उसका रिजर्व लिखना है। तो टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व अकाउंट ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 अगर आप करोगे तो 32,000 रुपीज वुड बी योर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का रिजर्व जो होगा 32,000 आ जाएगा। ठीक है, पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है 5,000। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिख दूं मैं, पेटी कैश का 5,000 रुपए का बैलेंस है सर, तो 5,000 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। जैसे ही क्लोजिंग बैलेंस लिखा, आपको उसके अकाउंट में जाओ, उसका बैलेंस का क्लोजिंग बैलेंस लिख दो 5,000 रुपए। तो जैसे ही क्लोजिंग बैलेंस लिखा, आप क्लोज करोगे ना उसका अकाउंट को, तो सीधा आपको बैलेंस मिल जाएगा 8750। 8750 माइनस 6,000 अगर आप करोगे, दैट वुड बी 2750। 2750 आपका क्या हो जाएगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश पूछा था, ये रहा देखो 2750। हो गया ये भी चीज। ओके, एक और चीज है डेटर्स। डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस उन्होंने दिया है, तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, 88,000 दिया है, तो 88,000 लिख देता हूँ। ठीक है, 88,000। ओके, अभी भी ये 88,000 हम क्या करेंगे, डेटर अकाउंट के क्लोजिंग में लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 88,000। जैसे 88,000 लिखा, हम क्लोज कर देते हैं। क्लोज करेंगे तो ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा 20,000 प्लस 5,500 प्लस 5,75,000 प्लस, वापस कर लेते हैं, 20,000 प्लस 5,500 प्लस 5,75,000, 4,21,500, सॉरी 4,21,900 है, प्लस 88,000, तो 11,10,400। उसके अंदर से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते, दोनों चीजें माइनस कर देते, 10,40,000 माइनस 2,400, दैट वुड बी 68,000। तो आपका ओपनिंग डेटर कितना आ जाएगा, 68,000। ओपनिंग डेटर यहाँ पे लिख देता हूँ 68,000। डन, अब टोटल कर देते हैं 90,000 प्लस 68,000, 90,000 प्लस 68,000 प्लस 2750 प्लस 30,000, दैट वुड बी 1,90,750। ये आ जाएगा 1,90,750। ओके, क्लोजिंग बैलेंस में एक चीज सिर्फ लिखना बाकी है, दैट इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के लिए उन्होंने बोला है, देखो डेट दी है कि आपने जो इंश्योरेंस पे किया है ना, पेड ऑन 1/5/2016, 18,000 रुपए पे किया। अब आपने पे कब किया है, देखो मैं लॉजिकली कोई चीज बताता हूँ। आपने पे किया है, आपका ईयर है 1/4/2016 से लेके 31/3/2017 तक, ये आपका ईयर है। आपने एक्चुअली पे किया है 1/5/2016 को आपका इंश्योरेंस। अगर आप 1/5 को पे करोगे, हमेशा आप जो इंश्योरेंस पे करते हो ना 1 ईयर के लिए पे करते हो, तो जितना भी आपने इंश्योरेंस पे किया पूरा 12 महीने के लिए पे किया होगा। तो 1/5 से लेके आपने 1/5/2017 तक आपने पे किया होगा। 1/5 से लेके आपने 1/5/2017 तक का पे किया होगा। मतलब आपने क्या किया है एक्चुअली, ये जो एडवांस पीरियड है आपका, तो ईयर एंड कब हो गया 31/3/2017, लेकिन आपने 1/5/2017 तक का इंश्योरेंस पे कर दिया, मतलब आपने कुछ प्रीपेड कर दिया है। तो प्रीपेड आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एसेट है आपकी, तो क्लोजिंग एसेट कितने महीने, 31/3 से लेके 1/5, मतलब 1 महीने, 1 महीने का आपने प्रीपे कर दिया।
तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस लिख देता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस कैसे लिखेंगे, 18,000 है, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 12, दैट वुड बी 1500। ओके, सारी चीजें हो गई, लिख देते हैं। ओके डन, 2,80,900, ये सारी चीजें हो गई डन। सारे तीनों के तीनों अकाउंट भी हमने क्लोज कर दिए, सबका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी लिख दिया। बस अब क्लोज कर देते हैं तो प्रॉफिट भी आ जाएगा। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 18,000 प्लस 2,40,000 प्लस 80,000 प्लस 14,17,900 प्लस 2,80,900, दैट वुड बी 20,30,800। यहाँ पे आ जाता है टू जनरल पीएनएल अकाउंट, जितना भी प्रॉफिट हो पीएनएल अकाउंट में डाल दो। माइनस कर देते हैं, 20,30,800 में से माइनस करते हैं 1,90,750, माइनस करते हैं 12 लाख, माइनस करते हैं 16,000, माइनस 6,000, माइनस 54,000, माइनस 32,000, दैट वुड बी 5,38,050। ये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मतलब हमने ब्रांच, देखो ब्रांच अकाउंट वाली मेथड हमने डेटर्स मेथड पूरा खत्म कर दिया। डेटर्स मेथड हो गया। डेटर्स मेथड जैसे ही हो गया ना, अब हमें क्या करना है, सीधा ट्रेडिंग ट्रायल एंड ट्रेडिंग अकाउंट वाली मेथड पे जाते हैं। देखो बहुत ही ईजी है, मैंने क्या बताया था, सीधा लोडिंग माइनस करके ही लिखना होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली चीज आती है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो, आप ट्रेडिंग ब्रांच अकाउंट भी देखोगे ना तो भी आपको समझ आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखा था, 90,000, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपने 90,000 लिखा था, उसके अंदर से लोडिंग 18,000 माइनस कर दो वहां पे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक 90,000 माइनस लेस लोडिंग, कितने रुपए का लोडिंग था भाई, 18,000 का लोडिंग था, माइनस कर देते हैं। 90,000 माइनस 18,000, दैट वुड बी 72,000। डन, 72,000 हो गया। फिर हम क्या लिखते हैं, गुड्स एंड टू ब्रांच लिखते हैं। तो यहाँ पे डेबिट पे लिख देते हैं टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स एंड टू ब्रांच कितना था, यहाँ पे जितना गुड्स एंड 12 लाख का हमने गुड्स एंड किया था, ठीक है। उसके अंदर से लोडिंग कितना था, 2,40,000 का, तो वो माइनस कर देते हैं, ठीक है। 12 लाख का जो भी आपने गुड्स सेंड किया था उसके अंदर से लोडिंग पहले माइनस कर देते हैं 2,40,000 का। तो यहाँ पे 12 लाख है, उसके अंदर से लेस लोडिंग 2,40,000 का, तो 9,60,000 का आपने गुड्स भेजा था अल्टीमेटली लोडिंग के बाद, लेकिन उसमें से कुछ रिटर्न भी आया है, हाँ कुछ रिटर्न भी आया है, तो वो रिटर्न भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेस रिटर्न। रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने रिटर्न कितना किया है ब्रांच अकाउंट से ही पता चल जाता है। देखो रिटर्न उन्होंने कितना किया था, 80,000 का गुड्स उन्होंने रिटर्न किया था, क्रेडिट पे लिखा हुआ है, वो इनवॉइस प्राइस था। उसमें से हमें लोडिंग माइनस करना है, कितने रुपए, 16,000। तो 80,000 में से 16,000 रुपए माइनस कर देंगे तो गुड्स रिटर्न 64 लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, रिटर्न में ब्रैकेट में ऐसा लिख देने का कि 80,000 का इनवॉइस प्राइस का गुड्स रिटर्न आया था, जिसमें से 16,000 रुपए का क्या था, आपका लोडिंग था। तो आप ये कॉस्ट है ना, 9,60,000 आपका कॉस्ट है, तो कॉस्ट के सामने कॉस्ट को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो 64,000 आपको माइनस कर देना, डन है। तो माइनस कर दो, 9,60,000 माइनस 64,000, दैट वुड बी 8,96,000 रुपीज। ओके, 8,96,000 रुपीज वुड बी कंसिडर्ड, डन है। तो 8,96,000 आपका आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, गुड सेंड हो गया, अब सेल्स पे जाते हैं। बाय सेल्स, सेल्स जितना भी किया हो सेल्स आपको लिख देना है। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, ऑलरेडी टोटल सेल्स ही उन्होंने दिया, तो टोटल सेल्स ही लिख देता हूँ कि 14,56,000 का सेल्स हुआ। सेल्स रिटर्न कुछ हुआ है क्या, सेल्स रिटर्न अगर हुआ हो, ये रहा 20,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है। जितना भी सेल्स रिटर्न हुआ हो माइनस कर दो, सिंपल सिंपल, 20,000 का सेल्स रिटर्न हुआ है, लेस रिटर्न, 20,000 रुपए का सेल्स रिटर्न हुआ है, माइनस कर दो।
14,36,000 रुपीज आ जाएगा। डन है। ओके। फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का सिंपल फंडा मैंने बताया था। क्या है क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने 1,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, वो इनवॉइस प्राइस पे था। उसके अंदर 32,000 का हमारा क्या था, रिजर्व था। तो 160 माइनस 32 कर देंगे। 160 इनवॉइस प्राइस है, उसके अंदर से लेस रिटर्न कर लोडिंग कर देते हैं। लोड जो किया है 32,000 माइनस कर देते हैं। तो 160 माइनस 32, दैट वुड बी 1,28,000 रुपीज। ठीक है, 1,28,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब खर्चे देख लेते हैं कि खर्चे कौन कौन से किए। अगर ट्रेडिंग वाले कोई खर्चे होंगे तो ट्रेडिंग में लिख देंगे। तो खर्चे देख लेते हैं उन्होंने खर्चे कौन कौन से किए। सैलरी है, वेजिस है, रेंट है और इंश्योरेंस है। वेजिस खर्चा जो है 8,000 रुपए का, वो हमें ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा। तो टू वेजिस लिख देते हैं 8,000 रुपए यहाँ पे। ठीक है, और जितने भी खर्चे पीएनएल में लिखना चालू करते हैं। कितने कितने खर्चे देखो, टू सैलरी, सैलरी का जितना भी खर्चा किया, 16,000 रुपए की सैलरी का खर्चा किया, लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर टू रेंट, रेंट का खर्चा उन्होंने 12,000 किया, वो भी लिख दिया। देखो इंश्योरेंस बाद में बताता हूँ, अभी सारे और खर्चे लिख देते हैं। सैलरी लिख दिया, रेंट लिख दिया। ठीक है, सैलरी रेंट लिखने के बाद आपको सीधा कहाँ पे जाता है, सिंपल सिंपल डेटर में चले जाने का। डेटर अकाउंट में जो देखो, ये डिस्काउंट है, कितना है, 5,500 रुपए का डिस्काउंट है, खर्चा है। तो वो लिख दो, डिस्काउंट 5,500 रुपए का खर्चा। टू डिस्काउंट 5,500 रुपए। ठीक है, फिर डेटर अकाउंट में ही देखो, कैश कैश है और कुछ नहीं। बैड डेट रिकवर हमारी इनकम है। बैड डेट रिकवर 5,000 हुई थी ना, तो बैड डेट रिकवर हमारी इनकम है, सीधा पीएनएल में क्रेडिट पे लिखना मत भूलना। बैड डेट रिकवर अकाउंट 5,000 रुपए हमें मिले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,000 रुपए जो मिले हैं। और एक और चीज है डेटर में, देखो डेबिट साइड के ऊपर इंटरेस्ट हमें मिला है 2,400 रुपए का। तो इस साल वो इनकम है ना, तो इनकम है, इंटरेस्ट मिलता है हमें, तो वो इनकम है। तो पीएनएल की क्रेडिट पे लिख देना है बाय इंटरेस्ट, कितना, 2,400 रुपए। ठीक है, हो गया। एंड एक और खर्चा है डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन भी खर्चे है। जितने जितने खर्चे है वो सारे लिखने हैं। डेप्रीशिएशन कितना था, यहाँ पे देखो फर्नीचर के अकाउंट में ये रहा 3,600 रुपए का डेप्रीशिएशन, लिख देते हैं 3,600 रुपए। एंड लास्ट में हमें क्या लिखना है, टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें क्या लिखना है, सिंपल सिंपल बताऊं तो, इंश्योरेंस हम क्या करेंगे, जो प्रीपेड है, हमने खर्चा कितना किया था, देख लो यहाँ पे। इंश्योरेंस का खर्चा 18,000 किया था, उसमें से 1,500 रुपए प्रीपेड था। प्रीपेड हम माइनस कर देते हैं। प्रीपेड क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो 18,000 में से प्रीपेड माइनस कर देते हैं, तो 18,000 माइनस प्रीपेड 1,500 रुपए, तो 16,500 रुपए आ जाएगा। डन, सारे खर्चे भी हमने लिख दिए, एक भी खर्चा बाकी नहीं है। हाँ, एक खर्चा बाकी अभी भी, पेटी कैश का एक्सपेंडिचर। पेटी कैश का एक्सपेंडिचर 3,750 अभी भी एक्सपेंडिचर है, लिख देते हैं टू पेटी एक्सपेंस 3,750। देखो सिंपल सिंपल सा है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग पीएनएल में तो बहुत ही सिंपल है, जितने खर्चे है वो लिख दो डेबिट पे, जो इनकम है वो क्रेडिट पे लिखो। डन हो गया सारी चीज। चलो कर लेते हैं। 14,36,000 प्लस 1,28,000 प्लस 15,64,000, 15,64,000, उसमें से यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, 15,64,000 में से माइनस कर देते हैं 72,000, माइनस कर देते हैं 8,96,000, माइनस कर देते हैं 8,000, दैट वुड बी 5,88,000। 5,88,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे क्रेडिट पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,88,000 रुपीज। 5,88,000 प्लस 5,000 प्लस 2,400, दैट वुड बी 5,95,400। यहाँ पे 5,95,400, उसमें से माइनस करते हैं सारी चीजें। 16,000, 12,000, 5,38,050, दैट्स इट। ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। देखो दोनों मेथड से आपको आंसर सेम ही मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। 5,38,000। डन।
आई होप सो ये आपका क्लियर है। मैंने सारी चीजें एक एक चीज बता दी है। मैक्सिमम इतना ही पूछ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। ये मैक्सिमम कैलिबर का सम है। ये सारे सम जो मैं करवाए हैं अभी, दो तीन जो लास्ट के दो सम करवाए वो मैक्सिमम कैलिबर के, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो अगर ये सारे प्रैक्टिस कर लिए तो आराम से आपको आ जाए। डन अगेन। तो ये सम, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सेम चैप्टर के साथ, या तो फिर हम थर्ड चैप्टर के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। कीप सपोर्टिंग मी, आई विल प्रोवाइड यू बेस्ट lecture. Thank you so much.